सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी आप सभी तक। तो ये आज का हम लोग का लेक्चर 7 होने वाला है, जिसमें हम लोग फंक्शनल बजट को कंप्लीट कर देंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कैश बजट को करने वाले हैं, जो आप लोग का आखिरी टॉपिक होने वाला है बजट चैप्टर का। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करते हैं। इलिस्ट्रेशन 41। के लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। के लिमिटेड एक प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। The company is interested in presenting its budget for the second quarter 2022 and 23. Okay. The following information are made available for this purpose. कुछ information दिया गया है. First, it expects to sell 1,50,000 bags of eggs. X का मतलब हुआ बैग, bags of eggs. ठीक है. During the second quarter of 2022 and 23 at the selling price of rupees 1,200 per bag. बैग का जो प्राइस है वो 1200 होने वाला है एक बैग का पर यूनिट। ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्स 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई एंड 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल जेड। देखो, ये जो एक्स है, एक्स ऑफ बैग, ये आपका एफ जी है, फिनिश गुड्स। ठीक है। और जो वाई एंड जेड है, वाई एंड जेड, ये आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है। requires 2.5 meter of Y and 7.5 meter of Z. ठीक है। Stock level are planned as follows: beginning of quarter and end of quarter। हम लोग को अच्छा, beginning of quarter, end of the quarter। finished bag of X numbers में दिया हुआ है 45, 33। finished goods का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जेड का भी दिया हुआ है। अच्छा, एम्प्टी बैग नंबर्स बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर एंड ऑफ क्वार्टर, ये तीनों ही आपका रॉ मटेरियल में ही आएगा। ठीक है। इसका इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये तीनों ही आपका रॉ मटेरियल में ही आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स तो एक ही है, एक्स वाई जेड आपका रॉ मटेरियल है, एंड एम्प्टी बैग का इंफॉर्मेशन ऊपर में कुछ दिया नहीं हुआ, हमको लग रहा है कि रॉ मटेरियल ही होगा। ठीक है। वाई कॉस्ट रुपीज 160 पर मीटर, जेड कॉस्ट रुपीज 30 पर मीटर, पर मीटर में कॉस्ट दिया हुआ है। एम्प्टी बैग कॉस्ट 110 रुपीज ईच। एम्प्टी बैग कॉस्ट 110 ईच। ठीक है। इट रिक्वायर्स 9 minutes of direct labor to produce and fill one bag of eggs. Labor cost रुपीज 70 रुपीज पर आवर। 9 मिनट्स में एक बैग को बनाया जा सकता है, बनता है, एक 9 मिनट लगता है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। और उसका जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो आवरली बेसिस में है 70 रुपए। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 60 रुपी पर बैग का 60 रुपीज है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चर कॉस्ट 40 लाख पर क्वार्टर का दिया हुआ है। ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल्स। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 3,75,000 पर क्वार्टर। वेरिएबल भी दिया है एंड फिक्स्ड भी दिया हुआ है। हम लोग को क्या बनाना है, पहले देखना है। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी। प्रोडक्शन बजट दिखाना है। प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर एक्स जेड वाई एंड एम्प्टी बैग्स। देखा, यहीं पे हम लोग को पता चल गया कि जो एम्प्टी बैग्स है वो रॉ मटेरियल ही है।
फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज, क्वांटिटी में भी दिखाना एंड रुपीज में भी। ठीक है। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ एक्स। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को दिखाना पड़ेगा जो प्रोडक्शन पे लगा हुआ है, इसको एंड में करेंगे। लेकिन एम्प्टी बैग का कितना रिक्वायर्स है ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे 1 यूनिट ऑफ एफजी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ एम्प्टी बैग। ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ एम्प्टी बैग का कितना रिक्वायरमेंट है तो 1 यूनिट ऑफ एफजी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ एम्प्टी बैग। 1 यूनिट ऑफ एफजी मतलब एक्स बैग को बनाने के लिए, एक बैग को बनाने के लिए एक ही एम्प्टी बैग लगने वाला है। ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 41। पहले हम लोग निकालना है प्रोडक्शन बजट। ठीक। फर्स्ट निकालना है हम लोग को प्रोडक्शन बजट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हम लोग का एक्स है ना, ऑफ एक्स फॉर द फॉर द सेकेंड क्वार्टर, फॉर द सेकेंड क्वार्टर प्रिपेयर प्रोडक्शन फॉर सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी। ठीक है। देखो, स्टेप को हमेशा याद रखना है, हमेशा स्टेप को याद रखना। हम लोग का स्टेप क्या था? स्टेप 1 सेल, स्टेप 2 प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फॉर्मूला ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल्स। थर्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड फोर्थ, रॉ मटेरियल कंज्यूम का प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। फोर्थ स्टेप परचेस, परचेस भी देखो निकालने बोला है, परचेस तो जाना ही है हम लोग को। परचेस का फॉर्मूला ओपनिंग एफजी ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखो, सबसे पहले सेल, सेल हम लोग का दिया हुआ है 1,50,000 बैग्स, 1,50,000 बैग्स, यूनिट्स लिख दो। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? फॉर्मूला ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। ओपनिंग एफजी कितना दिया हुआ देखो, फिनिश गुड्स का फिनिश बैग ऑफ एक्स नंबर्स ओपनिंग योर 45,000 एंड 33,000, 45,000 प्रोडक्शन तो कैलकुलेट करना है हम लोग को माइनस 33,000। सेल्स देखो दिया हुआ था 1,50,000 यूनिट्स,
प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,50,000 यूनिट्स, माइनस है वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसे। 1,50,000 प्लस 33,000 माइनस 45,000, 1,38,000 यूनिट्स हम लोग का प्रोडक्शन होने वाला है। पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया प्रोडक्शन बजट, ठीक है। सेकंड बनाते हैं हम लोग रॉ मटेरियल परचेज बजट ऑफ वाई जेड एंड एम्प्टी बैग्स, जिसको क्वांटिटी एंड रुपीस में भी दिखाना है। बनाते हैं सेकंड को। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, सेकंड। आप लोग लिख लेना, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज बजट, या फिर मैं ही लिखता हूँ परचेज बजट। देख, फॉर्मेट आप लोग बना लेना, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। पर्टिकुलर्स रॉ मटेरियल वाई, रॉ मटेरियल वाई जेड एंड एम्प्टी बैग्स। ठीक है, देखो हम लोग का प्रोडक्शन स्टेप तक हो गया था, प्रोडक्शन तक हो गया। थर्ड स्टेप हम लोग का क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद ही हम लोग का परचेस निकालेंगे। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या दिया हुआ है, वाई का जो रॉ मटेरियल लगने वाला है रिक्वायर्स है वो 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। हम लोग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सबसे पहले ये देखो, प्रोडक्शन हो रहा है 1,38,000 यूनिट्स। इसमें जो वाई लगने वाला है वो 2.5 मीटर पर यूनिट, वाई जो लगने वाला है 2.5 मीटर पर यूनिट, जेड जो लगने वाला है 7.5 मीटर पर यूनिट, एंड एम्प्टी बैग ईच 1 unit of finished goods requires 1 unit of आपका एम्प्टी बैग्स, ठीक है। तो तीनों लगने वाला है। करते हैं कैलकुलेट। तो 1,38,000 यूनिट्स पे जो हम लोग का रॉ मटेरियल वाई लगने वाला है वो 2.5 मीटर है, 2.5 कर देंगे। 1,38,000 इन मल्टीप्लाई 2.5, 3,45,000। जेड लगने वाला है 1,38,000 यूनिट्स पे 7.5 मीटर लगने वाला है, 7.5 मीटर लगने वाला है। 1,38,000 मल्टीप्लाई 7.5 मीटर, 10,35,000 मीटर लगने वाला है, ठीक है। एम्प्टी बैग का कैलकुलेशन है 1,38,000। वैसे एम्प्टी बैग का कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, वैसे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो हम लोग मानेंगे 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ एम्प्टी बैग। 1 यूनिट ऑफ एक्स बैग को बनाने के लिए 1 ही यूनिट ऑफ एम्प्टी बैग लगने वाला है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे।
1,38,000 एम्प्टी बैग्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या है परचेज का? फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। परचेस निकालना है, इधर उधर कर दो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग को यहाँ कर दो, ओपनिंग को यहाँ कर दो। ठीक है, प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऑफ वाई कितना दिया हुआ है? 78। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऑफ जेड 1,41,000। ठीक है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल ऑफ एम्प्टी बैग्स 84। ठीक है, माइनस ओपनिंग को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग में आओ, वाई का दिया हुआ है देखो 96, 96 करो। ठीक है, जेड का दिया हुआ 1,71,000 एंड एम्प्टी बैग का दिया हुआ है 1,11,000। से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा परचेस। चलो वाई का करते हैं, 3,45,000 प्लस 78 माइनस 96, 3,27,000 मीटर में आएगा। जेड का करते हैं, 10,35,000 प्लस 1,41,000 माइनस 1,71,000, 10,05,000 मीटर्स। एम्प्टी बैग्स आने वाला है 1,38,000 प्लस 84 माइनस 1,11,000, 1,38,000 प्लस 84 माइनस 1,11,000, ये आपका आ रहा है 1,11,000 यूनिट्स। परचेस में क्वांटिटी में हम लोग दिखा दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में दिखा दिया, रुपीस में दिखाना है। तो देखो रुपीस पर यूनिट दिया हुआ है, पर मीटर पर मीटर पर यूनिट दिया हुआ है। पुट करो रेट, रेट कितना कितना है? 160 पर मीटर, 160 पर मीटर। हम लोग पास मीटर है 3,27,000 मीटर। इसमें दिया हुआ है 30 रुपीज पर मीटर, 30 रुपीज पर मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 110 रुपए, 110। सी में निकालेंगे वैल्यू, ए मल्टीप्लाई बी, 3,27,000 मल्टीप्लाई 160, ये आपका आएगा 5,23,20,000। ठीक है, जेड पे आते हैं, 10,05,00,000
10,05 मल्टीप्लाई 30, 3 करोड़ 1,50,000। एम्प्टी बैग्स पे आते हैं, 1,11,000 मल्टीप्लाई 110, 1,22,10,000 वैल्यूज में आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर भी हम लोग का कंप्लीट होता है। करते थर्ड नंबर। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को निकालना है 1 बैग का, मतलब पर यूनिट। जितने सारे वेरिएबल कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का 1 बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा। प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट वेरिएबल लग रहा है वो 1 बैग का निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग, 1 बैग ऑफ एक्स। ठीक है, 30 प्लस अमाउंट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग का होने वाला है डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट जितना भी सारे हैं, मटेरियल्स वाई, जेड एंड एम्प्टी बैग्स। वाई, वाई का क्या कॉस्ट होने वाला है, 160 रुपीज पर मीटर। पर मीटर 160 रुपीज लग रहा है। और जो एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को बनाने में 2.5 मीटर लग रहा है, तो हम लोग कर देंगे 2.5 मीटर मल्टीप्लाई ₹160। ठीक है, देखो 160 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, और हम लोग का एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक्स एक्स को बनाने के लिए 2.5 मीटर लग रहा है। तो हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट निकाले कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 यूनिट का ही निकाल रहा है। तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना वाई का कॉस्ट लगने वाला है, बस मल्टीप्लाई कर दो 160 रुपीज मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, 400। 1 यूनिट ऑफ एक्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाई 400 रुपीज लग रहा है। जेड जेड में भी सेम करेंगे। रुपीज 30 पर मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर का रिक्वायरमेंट है, 7.5 मीटर। 7.5 मल्टीप्लाई 30, 7.5 मल्टीप्लाई 30, 225। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एम्प्टी बैग्स। इसका कॉस्ट दिया हुआ है 110, 110 ईच। रिक्वायरमेंट तो एक ही यूनिट का है, एक यूनिट पे एक यूनिट ऑफ एम्प्टी बैग रिक्वायर्ड है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है,
वन यूनिट के लिए 110 रुपए लग रहे हैं। 110, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो कॉस्ट आने वाला है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी प्रोडक्शन में ही आता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग का प्रोडक्शन में आता है, मटेरियल जैसे प्रोडक्शन में आता है तो डायरेक्ट लेबर भी प्रोडक्शन में आता है। डायरेक्ट लेबर, देखो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग ऑफ एग्स। 9 मिनट में मेरा जो एक यूनिट ऑफ एग्स है वो बन जाता है, और जो लेबर कॉस्ट है वो 70 रुपीज पर आवर्स का दिया हुआ है। देखो, ₹70 जो है वो पर आवर का दिया हुआ है, 1 घंटे का दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का जो बैग बन रहा है वो तो 9 मिनट्स में बन जा रहा है, तो 9 मिनट का कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। समझ में आया? हम लोग का जो कॉस्ट दिया हुआ है ये पर आवर का दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोग एक बैग बनाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 9 मिनट्स का लग रहा है। तो हम लोग को पर मिनट में कितना कॉस्ट लगेगा पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 60 रुपीज है वो 1 आवर के लिए है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग का पर मिनट का आ जाएगा, पर मिनट का कॉस्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मिनट्स। ठीक है, करो कैलकुलेट। 70 रुपीज डिवाइड बाई 60 मिनट मल्टीप्लाई 9 मिनट, 10.4999 आ रहा है। 10.5 कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹60 पर बैच। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल में तो लेना है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो 60 रुपीज पर बैग, 60 रुपीज ले लेंगे हम। नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 लाख पर क्वार्टर। फिक्स नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है। ठीक है, फिक्स नहीं लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड को तो नहीं लेना है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स। अच्छा बताओ इसको लेंगे कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी जो दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ही दिया हुआ है, लेकिन टू प्रोड्यूस वन यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा उसका हम लोग लेंगे। प्रोडक्शन में जितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वो हम लोग कॉस्ट को लेने वाला है प्रोडक्शन के लिए, सेलिंग के लिए नहीं। और ये जो कॉस्ट दिया हुआ हम लोग का सेलिंग के लिए दिया हुआ है, ये वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन सेलिंग के लिए है। यहाँ पे सेलिंग के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बोला है, तो प्रोडक्शन के रिलेटेड ही कॉस्ट लेंगे, तो इसीलिए इस कॉस्ट को भी हम लोग नहीं लेंगे, रिलेवेंट नहीं है हम लोग के लिए। तो मतलब हम लोग का जितना सारा कॉस्ट आया इसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ एक्स आ जाएगा। 400 प्लस 225 प्लस 110 प्लस 10.5 प्लस 60, हम लोग का कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो 805.50 रुपीज पर बैग लगने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ एक्स। ठीक, 3 पेज का सॉल्यूशन है। वन, पेज नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशन, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
वाह, 2 पेजेस का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको भी। हम्म, चलो, ये सब जो क्वेश्चन है बनराकस टाइप क्वेश्चन है ये सब। बनराकस टाइप क्वेश्चन देख रहे हो कितना कितना सा कितना बड़ा है। चलो करते हैं, क्या हुआ। ये आप लोग का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ऑफ फंक्शनल बजट। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बनराकस टाइप क्वेश्चन, नाम भी डेंजर है। कॉनकॉर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, एंड वन ग्रेड ऑफ लेबर, लेबर भी अच्छा यूज कर रहा है। सो बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज वर्किंग पेपर फॉर द नेक्स्ट मंथ बजट। कुछ वर्किंग पेपर है एक्सट्रैक्ट किया गया है कंपनी का नेक्स्ट मंथ बजट के लिए। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। बजटेड जो सेल्स होगा वो यूनिट्स में दिया हुआ है, 2400 यूनिट्स, 3600 यूनिट्स प्रोडक्ट बी का। बजटेड मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट केजी पे दिया हुआ है, पर यूनिट कंजप्शन कितना लगने वाला है। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स लगने वाला है 5 kg, मटेरियल वाई लगने वाला है 4 kg। प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल एक्स लगने वाला है 3 kg, मटेरियल वाई लगने वाला है 6 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड लेबर आर प्रोवाइड किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट को बता देना जरूरी है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कॉन्सेप्ट, इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपको जानना भी जरूरी है, तभी क्वेश्चन को आप बना पाओगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी। आप लोग तो नाम सुने होंगे, बजटेड टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, नाम तो सुने होंगे ये सब। लेकिन ये सब को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस चैप्टर में। अभी के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं बता देता हूँ, बाकी इसको डीप में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई, एक बंदा है जेड। इफिशियंसी के रिलेटेड बता रहा हूँ। 3 बंदे हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को मान लो बनाने के लिए, किसी भी एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउड है, स्टैंडर्ड टाइम जो लगना चाहिए वो 10 आवर्स है। 10 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स। एक कोई सिंगल प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने के लिए 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब वो टाइम जो वो प्रोडक्ट के लिए इनफ टाइम है, जो वो टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम, वो टाइम होता है जो प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है टाइमिंग, वो प्रोडक्ट के लिए इनफ टाइम है, मतलब उस इस टाइम पे प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। और साथ ही साथ जो वर्कर्स है वो थोड़ा सा डिले भी अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी ले रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड रहता है स्टैंडर्ड टाइम में। ठीक है, ऐसा टाइम जो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनफ टाइम है, लेबर आराम से बना सकता है उसे इस टाइम के दौरान। मतलब 10 आवर्स अगर दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब 10 आवर्स में वो प्रोडक्ट आराम से बन जाना चाहिए विथ थोड़ा सा डिले और थोड़ा सा रेस्ट के साथ भी वर्कर बना सकता है 10 आवर्स में। ठीक है, अब देखो एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम जो लगा वो एक्स को लगा 10 आवर्स, वाई को लगा 16 आवर्स एंड जेड को लगा 6 आवर्स। ठीक है,
इफिशिएंसी का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला वार्मूला हटाओ। फॉर्मूला हटाओ, पहले अपना दिमाग से पूछो। एक होगा इफिशिएंसी, मान लो एक होगा 100%, मतलब जितना टाइम प्रोवाइड किया गया उतने टाइम पे ही वो कर दिया। एक होगा 100% से कम, ठीक है। एक होगा 100% से ज्यादा, लो इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, इस बंदे का आप देखकर बताओ, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था इतना आवर्स में प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्चुअल टाइम भी वो 10 आवर्स भी लगाया। तो आप इसमें बताओ इफिशिएंसी का लेवल क्या है। इफिशिएंसी का मतलब कार्य करने की क्षमता। अगर इफिशिएंसी किसी बंदे का हाई है, मतलब मोर आउटपुट इन लेस टाइम, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना कम टाइम में, मतलब उस बंदे का एफिशिएंसी हाई है, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड किया गया उसे 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम वो 10 आवर्स में ही काम किया। इफिशिएंसी लेवल का कितना होगा, सोचो एक बार। 100%, ठीक है। 10 आवर्स स्टैंडर्ड था, बन जाता है प्रोडक्ट। एक्चुअल भी वो 10 आवर्स ही लगाया, तो मतलब इसका इफिशिएंसी 100% है। वाई में आते हैं, वाई को भी स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, 10 आवर्स में वो प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में लगाया 16 आवर्स, ज्यादा लगाया। एक्चुअली उसका टाइम ज्यादा लगा, तो इसका मतलब इसका इफिशियंसी क्या है, लो है। अगर कोई बंदा ज्यादा समय लगाता है तो उसका इफिशियंसी लो है। कोई बंदा अगर कम समय लगाता है उसका मतलब उसका इफिशियंसी हाई है। अब कोई बंदा अगर जितना टाइम प्रोवाइड किया गया उतने टाइम पे ही वो प्रोड्यूस कर दे रहा है, उसका मतलब इसका इफिशियंसी मीडियम में 100% है। जेड को देखो, जेड में भी स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 10 आवर्स, लेकिन बंदे ने 6 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। वाह, मतलब बंदा मेहनती है एंड बहुत ही स्पीड है उसका। इसका जो इफिशियंसी होने वाला है वो मोर देन 100%, ठीक है। अब इसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, इफिशियंसी का मतलब तुमको पता है ना, लिख ही देता हूँ। मोर आउटपुट इन लेस टाइम, तो बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। देखो, फॉर्मूला होगा आपका स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई 100। ये हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। जो भी चेंजेस है, कोई भी चेंजेस है वो उसको नीचे रखना है। चेंजेस देखो, 10 आवर्स, 16 आवर्स, 6 आवर्स, देखो चेंजेस हमेशा उसको नीचे रखना, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। देखो, पहला जो इफिशियंसी निकला, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 100%। परसेंटेज में आता है, ये रेशियो है। वाई का निकालो, स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, 10 आवर्स डिवाइड बाय 16 आवर्स इज इक्वल, मल्टीप्लाई 100। 10 आवर्स डिवाइड बाई 16 आवर्स मल्टीप्लाई 100, इसका हम लोग आ रहा है 62.5%, मतलब इसका इफिशियंसी लेवल है। ये 100% पे काम कर रहा है, ये 62% पे काम कर रहा है, मतलब स्लो बंदा है ये, इसलिए तो टाइम भी ज्यादा ले रहा है ना।
जेड का देखते हैं। 10 hours डिवाइड बाई 6 hours मल्टीप्लाई 100, 166.67%। इसका एफिशिएंसी तो 100% से भी ज्यादा है, मतलब ये बंदा में एकदम तो है, देखो टाइम भी कम लगा रही है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है एफिशिएंसी का, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे टू टाइप्स ऑफ मटेरियल है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सेल्स, बजटेड सेल्स दिया हुआ है 2400 एंड 3600 यूनिट्स। बजटेड मटेरियल कंजप्शन केजी में दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट ए में एक्स एक्स लगने वाला है 5 kg, वाई लगने वाला है 4 kg। प्रोडक्ट बी में एक्स लगने वाला है 3 kg एंड वाई लगने वाला है 6 kg। स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखो स्टैंडर्ड लेबर आर प्रोवाइड किया गया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आर जो लगना चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए वो 3 hours है, एंड प्रोडक्ट बी के लिए 5 hours है। ये समझा आप लोग। स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड मतलब प्रोवाइड किया गया है, अलाउड किया गया है पर यूनिट के लिए, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 hours लगने वाला है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 5 hours लगने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मटेरियल एक्स वाई कॉस्ट दिया हुआ है 4 रुपीज 6 रुपीज पर केजी, वैल्यू में दिखाना ही पड़ेगा। लेबर आर पेड 20 रुपीज पर आवर, लेबर का जो पेमेंट है वो पर आवर के बेसिस पे है 20 रुपीज, ओके। ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% एंड इज पेबल। अगर वो लोग ओवर टाइम काम करते हैं लेबर लोग तो उसे 50% प्रीमियम भी देना पड़ेगा। इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 hours अ वीक, अगर वो लोग एक वीक में 40 hours से ज्यादा काम करेंगे तो उन लोग को प्रीमियम भी पेमेंट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि वो लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको क्वेश्चन से भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखो देयर आर 180 डायरेक्ट लेबर, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 180 है। द टारगेट प्रोडक्टिव रेशियो और इफिशिएंसी रेशियो, प्रोडक्टिव रेशियो बोलो या फिर इफिशिएंसी रेशियो एक ही है, ठीक है। वो जो अभी कैलकुलेट किया हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 100, वही इफिशिएंसी इफिशिएंसी रेशियो बोलो या फिर प्रोडक्टिव रेशियो बोलो, एक ही है। फॉर प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स इज 80%। देखो इफिशिएंसी का जो रेशियो दिया हुआ है उसका 80% दिया हुआ है। प्रोडक्टिव आवर का मतलब होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, एक्चुअल जितना वो काम किया, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो वैसे हम लोग का जो इफिशिएंसी रेशियो है वो 80% दिया हुआ है। 80% से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्कर्स कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम लिया होगा काम को करने के लिए। यहाँ पे तो 40 hours एक वीक में अलाउड था, वीकली बेसिस में है पेमेंट, लेकिन यहाँ पे 80% इफिशियंसी दिया हुआ है, इसका मतलब ये निकलता है कि वर्कर स्लो है, टाइम ज्यादा लगाया होगा, टाइम ज्यादा लगाया तो हम लोग को ओवर टाइम का पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता ये सब चीजें, काफी बार प्रैक्टिस करने के बाद माइंड में आता है। इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आर वर्क। एक नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी है, किसका? 20% ऑफ प्रोडक्टिव आर का मतलब हो गया आपका एक्चुअल टाइम, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो उसका 20% आप लोग का नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, इसका मतलब आप बोल सकते हो आइडल टाइम, इसका मतलब सिंपल होता है आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम, वही आइडल टाइम मतलब
वर्कर्स टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अ, बीड़ी बीड़ी फूक रहा है, खैनी वैनी मल रहा है इस टाइम में, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 4 5 days वीक्स इन अ बजटेड पीरियड। इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देयर आर 4 5 days वीक इन द बजटेड पीरियड, मतलब आप लोग का 5 days एक वीक में तो है 5 days। ये 4 जो दिया हुआ है 4 वीक्स है, 4 वीक्स है, एंड 1 वीक में 5 days वर्किंग है, ठीक है। तो 1 वीक में 5 days वर्किंग है एंड 4 वीक्स दिया गया है, तो हम लोग का डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे 20 days आ जाएगा। 20 days हम लोग का बजटेड पीरियड है, मतलब नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ का बजट है वो 20 days का है, मतलब 20 days का वर्किंग पीरियड है, एंड बजटेड पीरियड भी बोल सकते हो। एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट, मतलब एस्टिमेट किया गया दैट सेल्स एंड प्रोडक्शन विल ऑक्यूर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड, मतलब सेल्स एंड प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं होने वाला, वो जैसे का तैसे वो चलने वाला है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड विल बी, प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ है, ये फिनिश गुड्स का है, ये आपका रॉ मटेरियल है। एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक फॉर बजटेड पीरियड आर बिलो, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है। ये तो बहुत ही अलग तरीका से दिया हुआ है, 4 days ऑफ सेल्स, 5 days ऑफ सेल्स, 10 days ऑफ कंजप्शन, 6 days ऑफ कंजप्शन, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द मटेरियल परचेस बजट दिखाना पड़ेगा, एंड वेजेस बजट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स शोइंग द क्वांटिटीज वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ कितने डेज का है, 20 days। अभी कैलकुलेट किए, 4 days एक वीक में है एंड 4 वीक्स है, 4 वीक्स है, एक वीक में 5 days है, मतलब 20 days, ठीक है। इसीलिए ये डेज दिया हुआ है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाए, इसीलिए हम लोग डेज को भी कैलकुलेट किए। चाहिए इसको भी देखते हैं, बन राकस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 40, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 40। हम लोग को निकालने क्या क्या बोले, मटेरियल परचेस बजट। परचेस बजट को निकालने के लिए स्टेप को फॉलो करो। स्टेप 1 सेल्स, स्टेप 2 प्रोडक्शन। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद ही आप परचेस बजट को ही निकाल पाओगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्टेप 4 परचेस। तो सबसे पहले ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम लोग परचेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। आओ यहाँ पे, तो सबसे पहले आप निकालो प्रोडक्शन बजट, ठीक है। पर्टिकुलर्स आप लोग आराम से फॉर्मेट बना के करना। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। देखो सेल्स दिया हुआ है हम लोग का, सेल्स दिया हुआ है। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स यहाँ पे है, क्लोजिंग एफजी यहाँ जाएगा, ओपनिंग एफजी को यहाँ करो, आ गया।
सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ए का सेल्स दिया हुआ है 2400 एंड 3600। 2400, 3600 ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग एफजी। क्लोजिंग एफजी देखो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का 4 days ऑफ सेल्स, 5 days ऑफ सेल्स। देखो 4 days ऑफ सेल्स, 4 days ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स कितना है? ये जो सेल्स दिया हुआ है तो मंथली का दिया हुआ है, मंथली में कितना वर्किंग डेज था? 20 days। कैलकुलेट किया ना? 20 days ये रहा। जो मंथली में पूरा, ये तो मंथली सेल्स है, तो मंथली में टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? 2400। ये जो दिया हुआ है 20 days का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना कितना डेज का है? 4 days का। 20 days का दिया हुआ है, तो जो 2400 है वो 20 days का दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देंगे 20 से तो 1 days का आ जाएगा, तो 4 days का कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 24 डिवाइड बाई 20 इंटू 4, 480। सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। 3600 20 days का दिया हुआ है, कितना डेज का निकालना है? बी का 5 days का, 5 days का सेल्स, तो 5 days से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 5, 900। लेस करेंगे हम लोग ओपनिंग, ओपनिंग एफजी। ओपनिंग एफजी देखो दिया हुआ है डायरेक्टली 400 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 400 यूनिट्स एंड 200 यूनिट। ये जो आया हम लोग का प्रोडक्शन, कैलकुलेट करते हैं। 2400 प्लस 480 माइनस 400, 2480। प्रोडक्ट बी को देखते हैं। 3600 प्लस 900 माइनस 200, 4300 प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन हम लोग का निकल गया। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 हम लोग निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल। ठीक है, प्रोडक्शन आ गया हम लोग का। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना लगने वाला है ये देखो। देखो दिया है प्रोडक्ट ए के लिए एक्स लगने वाला है 5 kg एंड वाई लगने वाला है 4 kg। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल, दो मटेरियल है, मटेरियल वाई। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स जो लगने वाला है वो है, थोड़ा सा नीचे लिखो। प्रोडक्शन कितना है हम लोग का? ए 2480, 2480, एक्स का जो लगने वाला है वो 5 kg लगने वाला है, एंड वाई जो लगने वाला है वो 4 kg लगने वाला है। ठीक है, कैलकुलेट करो। 2480 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा आपका 1200
12,400 एंड फोर पे आएगा एक्स जो वाई जो मटेरियल लगने वाला है वो 9,920 kg लगने वाला है। ठीक है, सेम बी का भी करेंगे हम लोग। बी का कितना हम लोग का प्रोडक्शन निकला? 4,300। 4,300। 4,300। बी में जो एक्स लगने वाला है वो 3 kg एंड वाई लगने वाला है 6 kg। एक्स जो लगने वाला है 3 kg एंड वाई लगने वाला है 6 kg। मल्टीप्लाई करो 4,300 इंटू 3, 12,900 एंड 6 मल्टीप्लाई 6, 25,800। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट ए है उस पे मटेरियल एक्स लगने वाला है 12,400 एंड मटेरियल वाई लगने वाला है 9,920। प्रोडक्ट जो बी है उस पे एक्स लगने वाला है 12,900 kg of X and 25,000 or 25,800 kg of Y। तो टोटल हम लोग का X कितना लगा, टोटल हम लोग का Y कितना लगा, हम लोग ऐड कर देते हैं इसे। तो 12 ऐड करते 12,400 प्लस 12,900 इज इक्वल टू 25,300। मटेरियल Y कितना लगा इसको भी टोटल ऐड कर देते हैं हम लोग। 9,920 प्लस 25,800। हम लोग का जो मटेरियल Y लगा वो 35,720 kg लगा। टोटल में मटेरियल X जो लगा वो 25,300। टोटल में मटेरियल Y जो लगा वो 35,720। ये टोटल क्यों किया? परचेस निकालने के लिए, मटेरियल X कितना परचेस करने वाले हैं, मटेरियल Y कितना परचेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पेज नंबर 3। देखो परचेस पूछा गया था, परचेस निकालते हैं हम लोग। परचेस बजट पर्टिकुलर्स मटेरियल X मटेरियल Y। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल तो परचेस निकालना है, क्लोजिंग को यहाँ भेज दो, ओपनिंग को यहाँ भेज दो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो अभी कैलकुलेट करो। ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 25,300 35,720 वाई, 35,720 kg वाई। ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। 10 डेज ऑफ कंजप्शन एक्स, 10 डेज ऑफ कंजप्शन एंड 6 डेज ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब ये टोटल कंजप्शन हम लोग का ये है। तो 25,000 टोटल कंजप्शन है, कितना डेज का? 20 डेज का। देखो 20 डेज, ये जितने सारे सब 20 डेज का है। 20 डेज का तो एक दिन का आ जाएगा। तो हम लोग को कितने डेज का निकालना है? 10 डेज का। मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 25,300 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10। तो आया हम लोग का 12,650।
वाई का भी सेम वैसे ही करेंगे, 35,720 कंजप्शन है टोटल, डिवाइड बाई 20 डेज, मल्टीप्लाई कितना डेज का कंजप्शन है, 6 डेज। करो, 35,720 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 6, 10,716 क्लोजिंग रॉ मटेरियल। माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल देखो दिया हुआ है 1,000 kg एंड 500 kg, 1,000 kg 500 kg। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यह है हम लोग का परचेस। एक्स को कैलकुलेट करते हैं 25,300 प्लस 12,650 माइनस 1,000, 36,950 kg परचेस। वाई को कैलकुलेट करते हैं 35,720 प्लस 10,716 माइनस 500, 45,936 kg परचेस ऑफ मटेरियल वाई। ठीक है, क्वांटिटी में भी दिखाना है, वैल्यूज में भी दिखाना है। यूनिट देखो, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई का कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट पर केजी का 4 रुपीज एंड 6 रुपीज। रेट 4 रुपीज एंड 6 रुपीज पर केजी। वैल्यू में आ जाएगा आपका 36,950 मल्टीप्लाई 4, 1,47,800। वाई को कैलकुलेट करते हैं 45,936 मल्टीप्लाई 6, 2,75,616 रुपीज वैल्यू में। ठीक है, क्वांटिटी में भी शो कर दिए हैं, वैल्यू में भी शो कर दिए हैं। ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब निकालना है वेजेस बजट, से भी कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन का पेज नंबर 4, वेजेस बजट। ठीक, देखो वेजेस बजट में एक चीज देखना, स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड लेबर आर आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अगर ये क्लू देखो, क्वेश्चन में क्लू क्या दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है स्टैंडर्ड लेबर आर दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड लेबर आर को हम लोग पकड़ते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। टोटल स्टैंडर्ड टाइम कितना लगने वाला है प्रोडक्ट ए के लिए एंड प्रोडक्ट बी के लिए। तो देखो, प्रोडक्ट ए का जो हम लोग का प्रोडक्शन निकाले थे 2,480 एंड प्रोडक्ट बी निकाले थे 4,300। 2,480, इसका जो पर यूनिट देखो, स्टैंडर्ड लेबर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स लगने वाला है। तो हम लोग का कितना प्रोडक्शन ए है 2,480, उस पे हम लोग का लगने वाला है 3 आवर्स करके, प्लस प्लस हम लोग का जो प्रोडक्ट बी है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, 4,300 प्रोडक्शन है। इसमें जो आर लगने वाला है वो 5 आवर्स करके लगने वाला है। तो 4,300 टोटल प्रोडक्शन है, मल्टीप्लाई
5 आवर्स करके। तो हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा 2480 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, 7440 प्लस 4300 मल्टीप्लाई 5, 21500 ऐड करते हैं 28,940 आवर्स। ये हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकला, स्टैंडर्ड टाइम। वेजेस बजट में हम लोग को कितना टाइमिंग है, कितना टाइमिंग से हम लोग को पेमेंट करना है, वो निकालना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ पे पेमेंट जो है आवरली बेसिस पे, तो आवरली निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का निकल गया। एक चीज देखना, हम लोग को यहाँ पे इफिशियंसी 80% दिया हुआ है। इफिशियंसी जो दिया गया है वो 80% है। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 80। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए इफिशियंसी का फॉर्मूला में, एंड 80 को 80 कर दिए। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लिया, क्यों? यहाँ पे देखो 100 लिया हुआ है। अगर टू साइडेड है और परसेंटेज एक साइड में दिया हुआ है, तो एक साइड में अगर आप 100 मल्टीप्लाई 100 ले रहे हो, तो सेकेंड साइड का जो परसेंटेज है उसको ऑटोमेटिकली आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको हटा दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लेना पड़ेगा। अब परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। 100 वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो बात घूर फिर के वही होता है। ठीक है, तो दोनों जगह आपको नहीं लेना है। अगर 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले रहे हो रेशियो पे, ये तो परसेंटेज में आता है, यहाँ पे भी आप परसेंटेज में लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको किसी एक साइड में परसेंटेज को दिखाना है, एक साइड में जितना 80 है उसको 80 में शो कर देना है। दोनों साइड आप परसेंटेज नहीं दिखा पाओगे, किसी एक साइड ही आपको शो करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन से हम लोग का क्या निकलने वाला है? देखो, स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का 28 आवर्स, 28,940 आवर्स प्रोवाइडेड है, निकाले अभी कैलकुलेट करके। ठीक है, हम लोग का इफिशियंसी लेवल जो है 80% का है। तो एक्चुअल में आप एक बार दिमाग लगा के बताओ, एक्चुअल टाइम हम लोग का ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइडेड है, इफिशियंसी लेवल 80% है, तो वर्कर्स जो है स्लो काम कर रहा है, तो एब्सोल्युटली वो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो एक्चुअल टाइम हम लोग का ज्यादा आने वाला है, देखना। 28,940 डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 80। तो हम लोग का जो एक्चुअल टाइम आया वो कितना आया? मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाई 80। इसको आप कैलकुलेट करोगे जब, तो ये आपका आएगा 36,175 आवर्स। ठीक है, ये आपका आया एक्चुअल। एक्चुअल टाइम आपका देखो ज्यादा लगा। एक्चुअल प्रोडक्शन आवर में, एक्चुअल प्रोडक्शन आवर, ठीक है, इसे एक्चुअल प्रोडक्शन आवर, मतलब प्रोडक्शन के लिए एक्चुअली कितना आवर्स लगा, ये 36,175 लगा। स्टैंडर्ड टाइम इतना प्रोवाइडेड था, एक्चुअली जो प्रोडक्शन आवर हम लोग का लगा वो 36,175 टाइम लगा। यहाँ पे एक और चीज था, देखो, इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर का 20% हम लोग का आइडियल टाइम भी है, तो इसे भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पेज नंबर 5,
तो हम लोग का एक्चुअल टाइम जो आया, एक्चुअल टाइम आया 36,175 आवर्स। इसमें ऐड करेंगे हम लोग नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, नॉन प्रोडक्टिव टाइम लिख दो, @ 20% ऑफ एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर हम लोग का कितना है, 36,175 का 20% हम लोग ले लेंगे, तो ये आने वाला है 7,235 आवर्स। इसको हम लोग ऐड जब करेंगे 36,175 प्लस 2,235, तो हम लोग का जो टाइम आया, ये आया हम लोग का टोटल, लिखो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू बी पेड। ये हम लोग आया टोटल आवर्स, टोटल आवर्स इतना वर्कर्स लोग टोटल आवर्स इतना काम किया, ठीक है। जिसमें से एक्चुअली जो प्रोडक्टिव आवर था, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर वो 36,175 था, और जो नॉन प्रोडक्टिव आवर था आइडल टाइम वो 7,235 था। समझो स्टैंडर्ड टाइम इतना है, एक्चुअली टाइम तो ज्यादा लगा है 80%, एंड नॉन प्रोडक्टिव आवर भी था जिसमें आइडल टाइम और टाइम लगा है। तो टोटल वो लोग टाइम लगाए 43,410 आवर्स। इसी, ये जो अमाउंट आया, ये जो निकला, इतने आवर्स का पैसा हम लोग को देना है, ठीक है। ये जो हम लोग का आवर्स निकला, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, ये जो आवर्स निकला, इतने आवर्स का हम लोग को पैसा देना है वेजेस को। ये जो था 36,175, ये एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है, इतना देर काम किया, मतलब वर्कर्स लोग इतना देर काम किया, और उसमें से आपका 20% आइडल टाइम भी था, उसको ऐड करके हम लोग का टोटल आवर्स निकल गया, जिसमें इतना का पैसा, इतने आवर्स का हम लोग को पैसा देना है, ठीक है। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया, देन हम लोग निकालेंगे कितना पेमेंट करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल टाइम कितना लगने वाला है देखो, क्योंकि नॉर्मल टाइम के लिए हम लोग 25 रुपीज देने वाले पर आवर्स के लिए। ओवर टाइम जो होगा उस पर हम लोग देने वाले 50% प्रीमियम। तो नॉर्मल टाइम सबसे पहले हम लोग निकालें। नॉर्मल टाइम के लिए देखो 180 वर्कर्स है, 180 वर्कर्स मल्टीप्लाई, एक वीक में ये लोग 40 आवर्स काम कर रहे हैं, 1 वीक का 40 आवर्स है, एंड कितना वीक है, 4 वीक है। देखो 4 वीक, पूरे मंथ में 4 वीक है। कैलकुलेट करते हैं इसे, 180 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 4, हम लोग का जो आया 28,800 आवर्स, ये हम लोग का नॉर्मल टाइम आया। ये जो आया, इतना टाइम में तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी स्टैंडर्ड टाइम में कुछ बढ़ा के हम लोग टाइमिंग दिए, जिससे मान लो वर्कर रेस्ट किया, डिले किया, तो इतना टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टाइम लगाया इतना लगाया, क्योंकि उनका एफिशिएंसी भी कम था, एंड 20% का उन लोग का आइडल टाइम भी था, इसीलिए वो लोग टाइम ज्यादा लगाया, ठीक है। तो इस आवर के बेसिस में हम लोग नॉर्मल पेमेंट करने वाले हैं। ये जो नॉर्मल पेमेंट है हम लोग 25 रुपीज पर आवर। तो क्योंकि इसीलिए वेजेस हम लोग का आने वाला है, कितना पेमेंट करने वाले हैं, 28,800 पे हम लोग का जो नॉर्मल पे आउट है 25 रुपीज पर आवर के बेसिस पे हम लोग देंगे।
प्लस 50% ओवर टाइम भी है। कितना ओवर टाइम किया भाई? 43,400 टोटल टाइमिंग था, जिसमें से हम लोग नॉर्मल टाइम जो है वो हटा देंगे। ठीक है, जो नॉर्मल टाइम है वो हटा देंगे, तो हम लोग का ओवर टाइम निकल जाएगा। ओवर टाइम में जो हम लोग का पेमेंट रहने वाला है वो 25 का 50% प्लस 50%। कैलकुलेट करो, 28,000 मल्टीप्लाई 25, 7,20,000 प्लस 43,410 माइनस 28,800। ये आपका आने वाला है 14,160, 14,610 मल्टीप्लाई 37.5। 25 का प्लस 50% अगर आप कर दोगे तो 37.5 आने वाला है। प्लस 14,610 मल्टीप्लाई 37.5, ये हम लोग का आने वाला है 5,47,875 प्लस 720। हम लोग का जो टोटल पेमेंट है वो 12,67,875 हम लोग पे करने वाले हैं वेजेस को विथ ओवर पेमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। वेजेस बजट भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, ये वेजेस बजट है। पहले स्टैंडर्ड टाइम निकाल ले। स्टैंडर्ड टाइम से हम लोग इफिशिएंसी हम लोग को पता था, जिससे एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स हम लोग का निकल गया। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर में हम लोग का 20% नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी दिया हुआ था, जो आइडल टाइम है, उसको भी 20% निकाल कर ऐड कर दिए, जिसमें हम लोग को टोटल आवर्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इतना आवर्स का हम लोग का पेमेंट करना था। तो नॉर्मल टाइम हम लोग को जो, पहले हम लोग नॉर्मल टाइम निकाले कि कितना टाइम का हमको नॉर्मल पेमेंट करना है। नॉर्मल पेमेंट कितना है? 25 रुपीज पर आवर। तो नॉर्मल आवर्स हम लोग निकाले पूरे 180 वर्कर्स का, 40 आवर्स करके अगर वीक में काम कर रहा है एंड 4 वीक्स है। नॉर्मल टाइम निकल गया। नॉर्मल टाइम का जो पेमेंट है वो 25 रुपीज करके ईच है, 25 रुपीज करके है पर आवर। प्लस हम लोग का जो टोटल टाइम वर्कर्स ने काम किया उसमें से नॉर्मल टाइम को माइनस कर देंगे। हम लोग का जो ओवर टाइम है वो निकल गया, एंड ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो 25 का 50% प्रीमियम देना पड़ेगा। 25 का 50% 37.5, एंड जो आपका ओवर टाइम का जो ओवर टाइम आपका निकला 20,000, 14,610 आवर्स निकला ओवर टाइम। तो ओवर पेमेंट के साथ हम लोग पे कर देंगे, तुम लोग का टोटल जो पेमेंट आ गया 12,67,875 रुपीज। ठीक है, 5 पेजेस का सॉल्यूशन है। पेजेस नंबर 1, पेज नंबर 1 प्रोडक्शन बजट निकाले, जिसमें प्रोडक्शन निकाले। प्रोडक्शन से हम लोग निकाले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्स का एंड वाई का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होने वाला है। देन हम लोग निकाले परचेज बजट, जिसमें परचेस हम लोग एक्स एंड वाई का परचेस कितना करने वाला है ये इन यूनिट्स में। देन हम लोग का रेट भी दिया हुआ था, तो रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू में क्या निकाल दिए इसको। देन हम लोग का वेजेस बजट था, जिसमें स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किए। स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट किए? क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो, स्टैंडर्ड लेबर आर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग का कितना प्रोडक्शन था? ए का हम लोग का प्रोडक्शन था, ए का हम लोग का प्रोडक्शन था 2,480 यूनिट्स, एंड बी का हम लोग का प्रोडक्शन था 4,300 यूनिट्स। ए को प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्ड लेबर आज 3 आवर्स का दिया हुआ था, 3 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड बी के लिए 5 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ था। देखो, स्टैंडर्ड आवर्स निकल गया, इफिशियंसी भी दिया हुआ था, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर भी निकल गया, 20% इसको भी ले लिए, आइडल टाइम को, टोटल हम लोग का आवर्स निकल गया। टोटल आवर्स का हम लोग को पेमेंट करना है, जिसमें से नॉर्मल पेमेंट 25 रुपीज का होगा, एंड ओवर टाइम के लिए पेमेंट 50% प्रीमियम के साथ देना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट हम लोग दिखा दिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हम लोग का। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना
एंड बार बार प्रैक्टिस करना है इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोग का आखिरी टॉपिक, वो है कैश बजट। ठीक है, कैश बजट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय।